फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम देखते हैं कि हाईजैकर्स जो हैं वो बच्चों और औरतों को नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल रूम में उनकी बात जब शेख से होती है और वो जब ने इस्लाम के पाठ पढ़ाता है तो यहाँ पर हाईजैकर जो हैं वो औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो 25 दिसंबर लगभग सुबह 3 बजे के आसपास हाईजैकर्स जो हैं वो बच्चे और औरतों को छोड़ने लगते हैं। लेकिन कई सारी औरतें ऐसी थीं जो कि अपने पति या फिर अपनी फैमिली को जाने से इनकार कर देती हैं, इसलिए वो यहीं पर रुक जाती हैं। यहाँ पर हमें कुछ रियल फुटेज भी दिखाई जाती हैं और यहीं पर रूपेश नाम के लड़के की डेड बॉडी भी फेंक दी जाती है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। दरअसल में रूपेश का गला काट दिया गया था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो गई और फिर लगभग सुबह 4 बजे के आसपास ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जो है वो मसूद से पूछताछ कर रहे थे। मसूद उन्हें बताता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसे कोई छुड़वाने के लिए आया है, लेकिन ऑफिसर्स को मालूम है कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद बताया जाता है कि अफगानिस्तान में 1996 में मुल्ला उमर नाम के तालिबान ने यहाँ पर हुकूमत। मुल्ला उमर जो है वो अपने अफगानिस्तान को एक पावरफुल इस्लामिक देश बनाना चाहता था, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। सारे देशों ने उनसे कनेक्शन तोड़ लिए और कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। तो वहीं दुबई से निकलने के बाद ये फ्लाइट जो है वो और हाईजैकर्स जो है वो इसे अफगानिस्तान के कांधार ले जा रहे थे। तो कैप्टन भी उसकी बात मान जाते हैं और ये बात अब सरकार को भी मालूम चल चुकी थी कि वो फ्लाइट दरअसल में अब अफगानिस्तान के कांधार में जा रही है। अभी हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पर सुबह के 8 बजे के आसपास ये फ्लाइट जो है वो कांधार में लैंड हो जाती है। तो कांधार एक ऐसी जगह है जहाँ पर तालिबान का राज चलता है और माना जाता है कि कांधार में ही उसामा बिन लादेन भी छुपा हुआ है। जिसके बाद हम तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को देख पाते हैं जिनका नाम मुद्दा वकील है। वो तुरंत ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तालिबान जो है वो इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरी तरह से हथियार से लैस थे। तो अब कैप्टन समेत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पे रेस्ट करने लगते हैं। तब यहाँ पर एक औरत जो है वो रुपेश नाम के आदमी के बारे में पूछने लगती है जिनकी हाल ही में शादी हुई है। वो कहती है कि वो आगे बैठे हुए थे, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि दरअसल में रुपेश जो है वो मारा जा चुका है। तो वहीं रियल फुटेजेस के द्वारा दिखाया जाता है कि तालिबानियों ने किस तरह से इंडियन एयरलाइंस का ख्याल रखा और खाने पीने से लेकर सारी चीजों का बंदोबस्त भी किया। जहाँ दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पैसेंजर्स को कुछ भी हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो यहाँ पर डिमांड के बारे में बताते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं बताई है। साथ ही सरकार ने साफ मना कर दिया था कि वो उन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। इस वजह से सारे ऑफिसर्स को पीएम की बात मानना पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाईजैक का ये तीसरा दिन था। फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी का जितना ज्यादा हो सके उतना ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुबह सुबह टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। टॉयलेट इतना ज्यादा भर चुका था कि बाहर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आने लगी थी। कई लोग तो टॉयलेट जाने से भी साफ इनकार कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर गेट खोलने की बातचीत होती है। तो ये सुनने के बाद इंद्रानी जो है वो तुरंत ही एयरलाइंस का गेट खोल देती है। ये देखने के बाद चीफ जो है वो इंद्रानी को थप्पड़ मार देता है और कहते हैं कि मेरे पूछे बिना अब गेट कोई भी नहीं खोलेगा। तो वहीं रिफ्यूल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने एक प्लान बनाया था कि इसे जेटिसन किया जाए। अगर रिफ्यूल के वक्त अगर ट्रेसर बीच में कोई छेड़छाड़ कर दे तो फ्यूल जो है वो लीक होने लगेगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने सुना है कि सरकार जो है वो उनसे नेगोशिएट नहीं करेगी। इसलिए वो कह रहे थे कि हम इस फ्लाइट को पार्लियामेंट पर गिराएंगे। इसलिए कैप्टन ने सोचा कि इससे अच्छा तो यही है कि अगर हम फ्यूल के चैम्बर से छेड़छाड़ कर दें तो ये फ्लाइट जो है वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये बात जब चीफ को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर कैप्टन के पास आता है। वो को पायलट और उन सभी को मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर यूएन के लोग आ जाते हैं। दरअसल में वो लोग शायद इनसे नेगोशिएट करने वाले थे, क्योंकि अब ये मामला जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो वहीं इंडिया सरकार की टीम बनाती है इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ पर 4 लोगों की टीम बनाई जाती है जो कि उन लोगों से नेगोशिएट करेंगे। तो वहीं राम जो है वो काठमांडू में उन लोगों से पूछताछ कर रहा था। उसे मालूम चला है कि फ्लाइट के लगेज बॉक्स में दरअसल में एक 17 किलो RDX है। तो वहीं इंडिया सरकार ने 4 लोगों की टीम जो है वो कांधार में पहुंचा दी थी, जो कि अब इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करेंगे। यहाँ पर सरकार को वो सभी लोग चीजें बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसामा बिन लादेन जो है वो कांधार में ही छुपा हुआ है और उसामा जो है वो इस जगह पे पूरी तरह से सेफ है। दरअसल अफगानिस्तान में 2 फौज हुआ करती थी, जिनमें से एक फौज जो है वो अफीम उगा कर पैसा कमाती है और वह बहुत अमीर भी है और साथ ही उनके पास बहुत सारी फौज भी है जो काफी पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर उसामा बिन लादेन जो है वो उन्हीं के साथ रहता है। तो वहीं DRS जो है वो यहीं पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुक्ता वकील से बात करता है। वो लगातार उनसे बातचीत करता है ताकि वो उन्हें किसी तरह से यहाँ की सिचुएशन हैंडल करने के लिए बना सके। तो वहीं मुकुंद मोहन जो है वो इस नेगोशिएट करने की कमांड को संभालते हैं। वो उनसे बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो सबसे पहले जानना चाहते थे कि क्या पैसेंजर्स में सभी लोग सेफ हैं। वो सभी लोग सेफ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक उन लोगों ने कोई डिमांड नहीं बताई है। इसलिए वो लोग अगले दिन बात करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर छाया देखती है कि टॉयलेट जो
है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है और कोई भी पैसेंजर वहाँ नहीं जा रहा है। ये देखने के बाद छाया जो है वो उस टॉयलेट को खुद ही साफ करने लगती है। तो अगले दिन उन हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड बता दी थी। उन्होंने यहाँ पर अपनी 3 डिमांड्स रखी थी और उनकी ये 3 डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा पेचीदा थी। वो 3 डिमांड ये थी कि उन्हें सज्जाद अफगानी की लाश चाहिए जिसे 6 महीने पहले इंडिया ने मार दिया है। साथ ही उन्हें $200 मिलियन चाहिए और 35 लोग जो कि जेल में बंद हैं उन्हें रिहा करके इनके पास लेकर जाना है। तो वही कैप्टन जो है वो टॉयलेट के चैम्बर को ठीक करने लगता है, जहाँ पर कि हाईजैकर भी उसके साथ था। ये काम वैसे कैप्टन का नहीं था, इसके बावजूद कैप्टन जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और ये काम कर रहा था। यहाँ मुकुंद मोहन जो है वो हाईजैकर से कहते हैं कि अभी आपको इतनी सी डिमांड के लिए 5 दिन लग गए। उसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और भी है। वो उनसे कहते हैं कि इतना सब कुछ तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आपसे कल बात करते हैं। यहाँ पे कैप्टन ने टॉयलेट के चैम्बर को ठीक कर दिया था, इसलिए उसका तालियों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि यही फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वही शालिनी के पास नंदिनी का कॉल आता है और शालिनी को मालूम चलता है कि नंदिनी जो है वो काठमांडू पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसे एक बात मालूम चली है कि जो पैसेंजर की लिस्ट दी गई है उनमें से एक नाम मिसिंग है और वो नाम था कैलाश चौहान का। सरकार ने ये नाम जानबूझकर छुपाया है, इसलिए वो अगले दिन इसी के बारे में छापेगी। लेकिन यहाँ पर शालिनी जो है वो नंदिनी से ये सब कुछ करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर ये सब कुछ किया तो वो उन हाईजैकर्स को ये बात मालूम चल जाएगी कि कैलाश चौहान जो है वो रॉ का एक ऑफिसर है और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए शालिनी जो है वो नंदिनी को इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती। अब हाईजैक का ये 6वां दिन था और नेगोशिएशन अभी भी पूरी तरीके से ऑन था। तो मुकुल मोहन को उनकी बातों से एक चीज़ तो मालूम चल चुकी है कि उनको मसूद चाहिए। मुकुल मोहन उनसे कहता है कि हम आपको मसूद देंगे और साथ ही 4 लोग और भी देंगे, या फिर आप सिलेक्ट करो कि आपको मसूद के साथ और 2 लोग और कौन चाहिए। तो वही दाम जो है वो हेडक्वार्टर पहुंच चुका था, जहां पर कि वो अपने रॉ के ऑफिसर से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि इस लगेज में 17 किलो RDX रखा हुआ है, लेकिन इस बात का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, मतलब कि उन हाईजैकर्स को इसके बारे में नहीं मालूम है। जरूर इसके पीछे ISI के एजेंट का हाथ है, इसलिए उसका हिसाब भी बराबर करना होगा, जो कि काठमांडू में ही है। आगे हम देखते हैं कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो आगे आते हैं। वो यहाँ पर हाईजैकर से बात करते हैं क्योंकि डिमांड पूरी तरीके से डन नहीं हो पा रही थी। वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं बह सकता। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डिमांड मंजूर नहीं है तो हम आपके प्लान में रिफ्यूल करा देंगे और आप यहाँ से निकल जाना। लेकिन हाईजैकर्स को यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स की डील मंजूर नहीं थी, इसलिए वो कह देते हैं कि ये सौदा नहीं हो सकता। जिसके बाद हाईजैकर्स जो है वो 3 लोगों के नाम बताता है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, और वो नाम थे मसूद के साथ उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर। और ये तीनों ही बहुत ही बड़े टेररिस्ट हैं। ये सुनने के बाद तो सारे ऑफिसर्स जो है वो पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक को तो छोड़ा जा सकता है लेकिन 2 लोगों को कतई नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें से 2 लोग जो हैं वो कश्मीर की जेल में बंद हैं और उन्हें छोड़ने की परमिशन कश्मीर के CM जो है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले थे। सिर्फ आधा घंटा ही बचा था और सरकार को उन हाईजैकर्स को बताना था कि उन्हें ये डील मंजूर है या फिर नहीं। लेकिन आधे घंटे के अंदर कोई कश्मीर कैसे जाए और वहाँ के CM को कैसे मनाए। अब यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो एक चाल चलते हैं। वो उन हाईजैकर्स से कह देते हैं कि उन्हें ये डील मंजूर है और यहाँ से रॉ के ऑफिसर को कश्मीर के एक CM के पास भेजा जाता है उन्हें मनाने के लिए। यहाँ इस रॉ के ऑफिसर को पहले ही समझा दिया जाता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कश्मीर के CM को मनाना ही होगा। कश्मीर के CM तो साफ मना कर रहे थे कि वो इस पर साइन नहीं करने वाले, लेकिन आखिर में वो साइन कर देते हैं और इन दोनों को छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ पर शालिनी के पास एक नंदिनी का वॉइस मैसेज आता है और वो कहती है कि वो काम छोड़ रही है और जब उसे ऐसा लगेगा कि वो गलत है तो वो वापस आ जाएगी। तो उन तीनों टेररिस्ट को अब कांधार भेजा जा चुका था। उन तीनों टेररिस्ट के बदले में सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया था सही सलामत। किसी पैसेंजर को कोई भी चोट नहीं आई थी। उन्हें छोड़ने के बाद वो टेररिस्ट जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन को भी शाबाशी दी जाती है उनकी बहादुरी को लेकर, और यहाँ पर कुछ रियल फुटेजेस भी दिखाई जाती हैं जहाँ पर के सारे पैसेंजर जो हैं अब इंडिया आ चुके थे। यहाँ पर नंदिनी शालिनी के पास आती है, वो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो गलत थी। नंदिनी ने बिल्कुल सही किया था। अगर कैलाश चौहान के बारे में उन हाईजैकर्स को मालूम चल जाता तो वो एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा सकते थे। तो इस तरह से हमारे देश के रिपोर्टर ने भी इस हाईजैक में मदद की और लोगों को सही सलामत छुपाया गया। वहाँ काठमांडू में ISI के एजेंट के पास 17 किलो RDX बरामद होता है। उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ राम ने प्लान किया था, क्योंकि हमें बदला भी लेना था। तो आगे मालूम चलता है कि उमर सईद से मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगार, इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। ये कोई आम आतंकवादी नहीं है, इन्होंने हजारों लोगों को मारा है और वहाँ से छूटने के बाद भी पुलवामा 26/11 में कई सारे अटैक्स जो हैं वो इन्होंने ही करवाए थे। उन्हें छोड़ने का ये डिसीजन सही है या गलत, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और ये वेब सीरीज यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।